Good morning, ma'am. हेलो, पढ़ा था कल किसी ने? किसी को कोई प्रॉब्लम है जो सेक्शंस हमने कल पढ़े हैं? प्रवीण, प्रवीण पटेल। यस मैम। कोई प्रॉब्लम? जी मैम। नो मैम। दीपक, तुम्हारी कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ा तुमने? दीपक पटेल। यस मैम, अच्छी चल रही है। कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी पर्टिकुलर सेक्शंस में तो पूछ लिया करो। और सबसे खास चीज, जिस दिन हम पढ़ते हैं उसी दिन वो सारे सेक्शंस एक बार रीड कर लिया करो। तो अगर तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो वो उसी दिन तुम लोग पढ़ पाओगे, समझ पाओगे उस चीज को। ठीक है? देखिए, सेक्शन 55 से हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले का कल हमने पूरा पढ़ा था, जो कि आपका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट ही चल रहा है, जिसमें कि सिर्फ आपको ये सेक्शंस इसलिए आपको पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक जनरल नॉलेज रहे कि सीपीसी में ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह का है, कि एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या प्रोसेस को ऑप्ट किया जा सकता है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे जो सेक्शन है उनमें बताई गई है। कल हम लोगों ने 53 से आई थिंक स्टार्ट किया था, तो एक बार मैं रिकॉल कर लेती हूँ सारे सेक्शंस, आप लोग सुन लीजिए। 53 हमने पढ़ा था कि 43 में हमने देखा था एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास बाय सिविल कोड इन प्लेसेस टू विच दिस कोड डज नॉट एक्सटेंड। जहां पर इस तरह का ये कोड नहीं हुए वहां पर क्या प्रोसेस होगा। देन ऐसे रेवेन्यू कोड जहां पर की सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है। और अगर कोई कंडीशन ऐसी है 45 में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आउटसाइड इंडिया, अगर भारत के बाहर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका निष्पादन किस तरह से किया जाएगा, है ना, ये हमने देखा। फिर प्रिस्क्रिप्ट्स हमने देखा कि कुछ कंडीशंस में कोर्ट डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसका आज्ञा पत्र निकाल सकती है, जिसमें कि उसे कुर्क किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। फिर 47 में हमने देखा क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनकी अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय करेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिक्री के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन है तो, या फिर कोई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो, इस तरह के अगर कोई भी कि डिक्री से के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है तो निष्पादन करने वाला कोर्ट, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, उसके बारे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, उसको डिटरमाइन कर सकता है। ट्रांसफरी, यहाँ पर ट्रांसफरी में मीन्स यहाँ आपके जो निर्णय ऋणी है, मतलब जजमेंट डेप्टर जो है उसके संबंध में है। और 50 हमने देखा था इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीपीसी, विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वादी और प्रतिवादी दोनों पर एप्लीकेबल होता है, कि अगर वादी और प्रतिवादी, एक मिनट ना, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला जो पार्ट है वो सभी के लिए होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वादी और प्रतिवादी दोनों में से जजमेंट डैप्टर या डिक्री होल्डर किसी की भी मृत्यु होती है तो यहाँ पर जो राइट्स अराइज होते हैं वो कहाँ जाएंगे। डिक्री होल्डर है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के राइट्स अराइज हो जाएंगे, और यहाँ पर जो डिक्री जजमेंट डैप्टर है
उसको उसके अगेंस्ट में वो सारी लायबिलिटीज फुलफिल करनी होंगी। तो इसलिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 51 में हमने देखा पावर्स ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं 51 में। उसका जो प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी किस तरह से होगी, उसको अटैच किया जा सकता है, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, या बिना अटैचमेंट के उसे सेल आउट किया जा सकता है। फिर समटाइम्स डिटेंशन एंड अरेस्ट, गिरफ्तारी और निरोध, ये चीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक सबको लगता है कि शायद सिविल कोर्ट में या सिविल कोर्ट के पास इस तरह का राइट नहीं होता है कि वो किसी की गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर दे सके, ऐसा नहीं है। सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन वाला जब आपका पार्ट है तो ये डिटेंशन और अरेस्ट की प्रोसीजर को भी ऑप्ट कर सकता है, और डिटेल में आज हम उसी चीज को पढ़ेंगे। फिर 52 में हमने देखा था एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो 55 पर आप लोग आ जाइए। 55 हम लोग पढ़ेंगे अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखिए अरेस्ट की नौबत कहाँ आएगी, कल एक एग्जांपल मैंने समझाया था, उस एग्जांपल से शायद आप लोगों को समझ आया हो कि अगर मान लीजिए आपका जब जो केस आपने सिविल में फाइल किया है उस टाइम तक आपका जो भी अमाउंट है या जो भी डिस्प्यूट मैटर है या उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है वो आप वादी को नहीं सौंपते थे, या जिस भी मैटर के लिए सॉल्व केस लगाया गया है। अब अगर डिक्री हो गया तब तक भी आपका मैटर शॉर्ट आउट नहीं हुआ, डिक्री के बाद आपने एग्जीक्यूशन लगाया। एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन का भी जैसे मैंने कल कहा था कि ऐसा ऑर्डर 21 में जब हम एग्जीक्यूशन को फाइल करते हैं उस केस से रिलेटेड सारी समरी वहां पर होती है, और आपने एग्जीक्यूशन किस चीज का लगाया गया है उसका पूरा समरी वहां होता है, और आपका जो डिक्री होता है उसका कॉपी होता है। अब उसमें कोर्ट तो सारा डिसाइड करने वाला कोर्ट है, कोर्ट ने सारी चीजें डिसाइड कर दी, उसमें मेंशन कर दिया कि इतनी चीजें आपको एग्जीक्यूशन में आप ले सकते हैं, है ना। अब उसके बावजूद रिस्पोंडेंट आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है तो एक कंडीशन ये आती है कि हो सकता है कोर्ट उसकी गिरफ्तारी के और उसके डिटेंशन के ऑर्डर दे दे। देखिए a judgment debtor may be arrested in executing of a decree at any hours and on any day and shall as soon as practicable be brought before the court, and his detention may be in the civil prisons of the district in which the court ordering the detention is suited, or where such civil prisons does not afford suitable accommodation in any other places which the state government may appoint for the detention of persons ordered by the court of such district to be detained। यहाँ पर निर्णित ऋणी कौन हुआ, जिसके अगेंस्ट आपको डिक्री कराना है, डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है। वहां पर कोर्ट किसी भी दिन किसी भी समय अगर कोर्ट को लगता है, किसका माइक खुला है, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? रामलाल चौहान अपना माइक बंद करिए प्लीज। किसी भी डिक्री के एग्जीक्यूशन के समय अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट किसी भी समय उस व्यक्ति के लिए सिविल कारागार, है ना, सिविल प्रिजन्स में उसे डिटेन करने का ऑर्डर दे सकता है, और अगर वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है तो राज्य सरकार जो भी समझे उसके लिए उस तरह का आदेश दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। सिविल कारागार में किसी व्यक्ति को डालने के लिए या डिटेन करने के लिए कुछ यहाँ पर कंडीशंस बताई गई हैं जो कि एप्लीकेबल होगी। इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने के लिए प्रयोजन के किसी भी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं किया जाएगा। The purpose of making an arrest under the section of dwelling house shall be entered after sunset and before sunrise, है ना। और इसी तरह निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक ऐसा निवास गृह निर्णित ऋणी के अधिभोग में ना हो। जब तक कि मीन्स यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है उसके अगर अधिभोग में कोई चीज है, उसके ऑक्यूपेशन में है, तो ही उस चीज को खोला जाएगा। और अगर जब तक वहां पहुंच होने देने से मना करता है या पहुंच होने देने से किसी भांति से निवारित करता है तो
प्राधिकृत मीन्स जो ऑथोराइज पर्सन है अरेस्ट करने के लिए, वह उसे तोड़ सकेगा और उसे विश्वास करने का कारण होगा कि उसमें निर्णित ऋणी है। मतलब यहाँ पर की कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जो कि आपको सीआरपीसी में भी पढ़ने को मिलेंगी, पर क्योंकि यहाँ पर ये सिविल प्रिजन्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल की गई हैं कि कब किस किस तरह, जैसे कि अभी आप लोग सीआरपीसी में पढ़ रहे होंगे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है। यहाँ पर ये जो अलग से चीजें दी गई हैं ये सिविल प्रिजन्स के बारे में दी गई हैं, सिविल कारागार के बारे में दी गई हैं कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के पीछे किस किस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। फिर अगर यदि कोई कमरा किसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो निर्णित ऋणी नहीं है, मतलब कि जजमेंट डेप्टर के जो जजमेंट डेप्टर नहीं है, अगर कोई लेडी है तो यहाँ पर देश की रूढ़ियों के अनुसार, ये आप हमेशा याद रखिएगा, इस सेक्शन को पूरा पढ़ना है सभी को, ठीक है। देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है और गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकारिक अधिकारी उसे यह सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे हट जाने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा और उस टाइम देने के बाद ही वहां पर उस कमरे में वो प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर थर्ड वाला आप देख रहे होंगे, if the room is the actual occupancy of a woman, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस तरह का अगर किसी कस्टम में कोई लेडी किसी पुरुष के सामने नहीं आती है किसी कस्टम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इवन अरेस्ट करने के लिए जो अथॉरिटी आई है वो जब तक उसे सूचना न दे दे और वो वहां से हट ना जाए तब तक उस कमरे में वो प्रवेश नहीं कर सकता। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो फोर्थ वाला आप लोग पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए कि जहां पर डिक्री किस चीज के लिए है, जिसके निष्पादन में निर्णित ऋणी को गिरफ्तार किया गया है धन के संदाय के लिए है ना। फोर्थ आप देखिए, वेयर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच अ जजमेंट डेप्टर इज अरेस्टेड इज अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड द जजमेंट डेप्टर पेज द अमाउंट ऑफ द डिक्री एंड द कॉस्ट ऑफ द अरेस्ट टू द ऑफिसर अरेस्टिंग हिम, सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीजिंग, उसी टाइम वो उसे छोड़ देगा। अगर मान लीजिए कि कोई डिक्री पेमेंट के लिए है, पेमेंट ऑफ मनी के लिए है, जैसे मान लीजिए 1 लाख का अमाउंट जो जजमेंट डेप्टर है उसे देना है, पुलिस उसे अरेस्ट करने आई, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, हाथों हाथ उसने वो 1 लाख रुपया दे दिया, देन यहाँ पर इमीडिएटली उसे छोड़ दिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई इसमें थर्ड वाला देखेंगे आप, The judgment debtor is arrested in execution of a decree for the payment of money and brought before the court shall inform him that he may apply for the declare in the insolvent. Insolvent means दिवालिया घोषित करने के लिए, and that he be discharged if he has not committed any act of bad faith regarding the subject of the application and he complies with the provisions of the law of insolvency for the time being in force. यहाँ पर अगर कोर्ट कोई जजमेंट डेप्टर है वह पैसों से रिलेटेड कोई डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना है तो कोर्ट वहाँ उसे इन्फॉर्म कर सकता है। अब मान लीजिए उसके पास पैसा ही नहीं, उसने बोल दिया मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है, देन कोर्ट उसे ये बता सकता है कि वह दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन कर सकता है और उस आवेदन की विषय वस्तु मतलब उस आवेदन के सब्जेक्ट मैटर में वह कोई भी बैड फेथ वाला उसमें ऐड नहीं करेगा, ना ही कोई एक्ट उसमें शामिल करेगा और प्रवर्त दिवाला विधि के उपबंधों का अनुपालन करेगा तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक ही कंडीशन इसलिए होती है, देखा होगा आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि दिवालिया व्यक्ति के ऊपर कोई क्या ही करेगा, आप उससे किसी तरह का अमाउंट तो ले नहीं सकते। अगर अगला खुद ही बोल देता है कि मैं दिवालिया घोषित हो चुका हूँ तो यहाँ पर उस कंडीशन में उसका ये पार्ट अगर वो डिक्लेयर कर देता है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें फोर्थ वाला और आप लोग देखिए, जहां पर निर्णित ऋणी दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन करने का अपना आशय प्रकट करता है और न्यायालय को समाधान प्रतिभूति इस बात के लिए दे देता है कि वह अपना ऐसा आवेदन 1 माह के भीतर देगा, वह आवेदन संबंधी उस डिग्री संबंधी
जिसके निष्पादन में वह गिरफ्तार किया गया था किसी कार्यवाही में बुलाए जाने के लिए उपसंजात होता है तथा न्यायालय उसे गिरफ्तारी करने से छोड़ सकेगा, और यदि वह आवेदन करने में उपसंजात होने में असफल रहता है तो न्यायालय डिक्री के निष्पादन में या तो प्रतिभूति प्राप्त करने या उस व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द करने के लिए निर्देश दे सकेगा। देखिए, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने यहाँ अप्लाई करने के लिए टाइम लिया है कि वो 1 महीने के अंदर अपना दिवालिया घोषित होने का एप्लीकेशन दे देगा, पर और उसी के साथ कोई सिक्योरिटी देगा। अब यहाँ मान लीजिए ये चीजें नहीं हो पाती हैं, तो यहाँ कोर्ट 1 महीने के बाद उसे फिर से गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे सकता है। मतलब यहाँ पर आपका जो ये 55 है सेक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है पूरी सीपीसी का, क्योंकि यहाँ पर 55 ये एक तरह का पावर देता है कोर्ट को कि क्या एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, क्या एग्जीक्यूशन के लिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। तो हाँ, इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन में दोनों चीजें, यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोनों चीजें थी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ दोनों कंडीशन में किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेंशन उसका किया जा सकता है। पर अब देखिए 56 यहाँ पर एक और मेजर पॉइंट है। आवाज आ रही है सभी को? बार बार योर इंटरनेट कनेक्शन इन अनस्टेबल लिखा हुआ आ रहा है, आवाज आ रही है? आप रीना? किरण आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। ओके ओके। प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी, सब लोग लिख लीजिए अगर किसी को पता नहीं है तो। अब यहाँ 56 जो है, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ डिक्री फॉर मनी। मनी स्पेसिफिक यहाँ बता दिया गया है कि धन की डिक्री के निष्पादन में, डिक्री फॉर मनी इस भाग के किसी भी वाक्य होते हुए न्यायालय धन के संदाय की डिक्री में स्त्री की गिरफ्तारी को सिविल कारागार में निरुद्ध रखने के लिए आदेश नहीं देगा। ठीक है, क्लियर ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब धन के संदाय के लिए है, मतलब यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी से